हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सिनॉप्सिस है, ठीक है, सिनॉप्सिस बोलते हैं या माइंड मैप। ये मैंने लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसी से ही बनाया। ओके, तो देखिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या रेलवे हो, आपको इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक है अपने साथ रखनी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एडिशन है आपके पास, फिफ्थ एडिशन है, सिक्स एडिशन है, सेवंथ हो या एट्थ एडिशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम ही दिया गया है। बस कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो जाती है ना। जो भी यूनिट ऐड होगी, है ना, तो वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। और रही बात, ये जो सिनॉप्सिस आप देख रहे हैं, माइंड मैप आप देख रहे हैं, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये रिवीजन के टाइम पर ये हेल्प करेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंट रखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 3 या 4 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत खत्म नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जो आप वीडियोस देखते हैं कि 4 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत खत्म, ठीक है, 1 घंटे में पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म, है ना, ये वैसी वीडियो नहीं है। तो यदि आप में पेशेंस है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको 1 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत खत्म करना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओके, तो देखिए, लक्ष्मीकांत की बुक का जो पार्ट 1 है, इसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो पहली यूनिट है, उस यूनिट का टाइटल है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो टाइम पीरियड को बांटा गया है। एक है आपका कंपनी रूल, जिसका टाइम पीरियड है 1773 से 1858। ओके, उसके बाद दोस्तों आता है आपका क्राउन रूल, जिसका टाइम पीरियड है 1858 से 1947, जब तक हमको आजादी मिलेगी। क्राउन रूल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंपनी रूल। ओके, तो कंपनी रूल की शुरुआत करने से पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थोड़े से बेसिक को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, अच्छा, मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने लक्ष्मीकांत की जो बुक है अपने सामने खोल के रखी होगी। जो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर आप नोट डाउन करते जाइए। वैसे तो मैं आपके लिए ये सिनॉप्सिस और माइंड मैप लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मीकांत जो है अपने साथ रखनी है, उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, और याद रखना, उसके नोट्स बनाने मत जाना। ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यदि आपकी बुक हाईलाइट है और ये आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, तो रिवीजन आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में पहली बार कब आए थे, तो 1600, ठीक है, 1600 के लगभग ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर आए थे। ठीक है, जिनको हम व्यापारी भी बोलते हैं। ठीक है, एज अ बिजनेस पर्सन इंडिया में आए थे। ओके, और वो किस फॉर्म में आए थे, तो दे वर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे ये ट्रेडर्स। और ये जो ट्रेडर्स थे, इनको एक चार्टर मिला था। चार्टर किसने दिया था, चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने ये चार्टर दिया था इनको। तो इन क्वीन ने इस कंपनी को ये परमिशन दी कि भाई आप जाके ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। और फिर इंडिया में ट्रेड करने ये लोग पहुंचने लगे। जब 1600 में ये लोग इंडिया आए, तो यहां पर किसका शासन था, ठीक है, यहां पर मुगल शासन था। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि 1556 से 1605 तक इंडिया में किस मुगल एम्परर का राज था। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, और ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको भी पता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिसको नहीं पता तो वो सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय ये परमिशन लगभग मिली थी इन ब्रिटिशर्स को आके इंडिया में ट्रेड करने की, उस समय मुगल काल का शासन चल रहा था। अब जब ये इंडिया आ रहे हैं और उस समय मुगल शासन है, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो मुगल एम्पायर के पास जाते थे और उनसे बोलते थे कि भाई हमको परमिशन दे दो ट्रेड करने की। तो देखो, वो किस तरीके से परमिशन मांगेंगे और किस ऑर्डर में वो आगे आएंगे, है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। अभी हमको यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्ट है ना, उसको यहाँ पर देखना है।
तो 1765 में, याद रखिए दोस्तों, 1765 में इस कंपनी को परमिशन मिल गई और उस परमिशन को बोला गया क्या, दीवानी। ठीक है, दीवानी। जो दीवानी राइट आपने सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दीवानी दी किसने। तो शाह आलम जो कि उस टाइम पर मुगल एम्परर थे, उन्होंने दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। अब शाह आलम ने ये दीवानी राइट्स क्यों दिए, तो देखिए 1764 इस टाइम पर क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी यदि हम बैटल पढ़ने जाएंगे तो हमारा ये बाकी चीज छूट जाएगा। तो अभी हम पॉलिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसमें मुगल एम्परर हार गए थे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई थी। तो जो ट्रीटी हुई, तो उस ट्रीटी के टर्म्स में शाह आलम को दीवानी देनी पड़ी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये दीवानी थी किसकी, ये दीवानी थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। ठीक है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये काफी बड़ा एरिया था। ठीक है, इसके ऊपर दीवानी दी गई। अब ये दीवानी क्या है, दीवानी को हम बोलते हैं राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ध्यान दीजिएगा, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस के ऊपर राइट और रेवेन्यू के ऊपर राइट। तो यहां पर एक चीज पर आप फोकस कीजिए दीवानी में, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, तो सिविल जस्टिस की बात की गई है, ना कि क्रिमिनल जस्टिस की। ठीक है, बट क्रिमिनल जस्टिस तो चाहिए ही नहीं था इनको। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स को चाहिए क्या था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था राइट केवल एक चीज के ऊपर, वो था आपका रेवेन्यू। ओके, और जब रेवेन्यू के ऊपर राइट्स आएंगे मतलब पैसे के ऊपर राइट्स आएगा। और रेवेन्यू के ऊपर राइट का मतलब क्या है कि देखो, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में जो कुछ भी फार्मिंग हो रही थी उस पर टैक्स लगाने की ताकत अब किसके पास आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी रेवेन्यू से रिलेटेड सारी ताकत आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इससे सफर शुरू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ टेरिटोरियल पावर। ठीक है, अब एक पावर के रूप में उभरेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पावर का एक बहुत बड़ा मेन एलिमेंट क्या है आपके पास, टैक्स। ठीक है, टैक्स लगाने की जो पावर है, ठीक है, ये आपका एक मेन एलिमेंट होता है। और वो टैक्स लगाने की ताकत आपको कहां से मिली, ये मिली दीवानी से। ठीक है, दीवानी। और ये दीवानी किसने किसको दी, शाह आलम ने दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और याद रखिएगा, सिविल जस्टिस की भी परमिशन दी गई थी इस दीवानी के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस की परमिशन नहीं दी गई थी, सिर्फ सिविल जस्टिस की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ब्रिटिशर्स थे उस समय उनको क्रिमिनल जस्टिस से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, एक्चुअली में क्रिमिनल जस्टिस, किसी को इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उनको सिर्फ मतलब था किससे, रेवेन्यू से। ठीक है, उनका लेना देना था सिर्फ रेवेन्यू से, किसी को इंसाफ मिले नहीं मिले उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। उनको रेवेन्यू राइट चाहिए थे, वो उनको मिल गए। अब फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अब आएगा आपका 1857। 1857 के टाइम पर क्या हुआ था, सिपोई म्यूटनी। ठीक है, सिपोई म्यूटनी के टाइम पर यहाँ पर काफी तगड़ा बवाल हो जाता है। सिपोई म्यूटनी को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अब ये जो सिपोई म्यूटनी हुई थी 1857 में, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया पर। अब जो ब्रिटिश कंट्रोल, जो क्राउन था, वो सीधे सीधे अपने ऑफिसर्स के थ्रू इंडिया को गवर्न कर रहा था। और ये जो ब्रिटिश क्राउन था, इसका रूल चलेगा कब तक, 1947 तक। ठीक है, अब जो सिपोई म्यूटनी हुआ था 1857 में, ठीक है, इसके कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजंस भी थे। एक रीजन तो ये भी था कि जो डलहौजी था वो एनेक्स करते जा रहा था अलग अलग कॉलोनीज को, और फिर बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी यहाँ पर हट किया गया। और यहाँ पर आपको एक चीज और फोकस करनी चाहिए कि जो सिपोई थे, उन्हीं की बंदूक के दम पर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स थे ये रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको भी नाराज कर दिया। इसलिए तो बोला जाता है 1857 का जो रिवोल्ट है उसको सिपोई रिवोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी वजह थी जिनकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। तो जो ये वजह है ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उनको हम बाद में देखेंगे। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो भैया एक संविधान की जरूरत हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बैठी, इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया 1946 में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में। और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया वो आया 26 ऑफ जनवरी 1950 को।
बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो पहले ही फोर्स में आ चुके थे। अब वो कौन से प्रोविजंस थे वो हम समय समय पर आगे देखेंगे। अब हमको यहाँ पे समझना है। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हुई थी। उस बैकग्राउंड में जो चीज हुई थी, जिन्होंने हमारे देश के गवर्नमेंट का, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क को एक शेप दिया है। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क बना था हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एकदम से नहीं बन गया। तो उससे पहले ऐसी बहुत सारी चीज हुई थी, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिनको समझना जरूरी है। कुछ इवेंट आपके कंपनी रूल के दौरान हुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आप कह सकते हो कि 1773 से 1858 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो पहले से ही है। बट 1773 से 1858 के बीच में जो चीजें हुई उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और वो चीजें जो क्राउन रूल के दौरान हुई 1858 से 1947 के बीच में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम वो इवेंट देख रहे हैं जो कि 1773 से 1858 के बीच में हुए, और जिन्हें आप कह सकते हो जिन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क को बनने में मदद की है। हुआ ये कि देखिए, जो कुछ भी हो रहा था काफी धीरे धीरे हो रहा था। पहले एक एक्ट आता है, उसके बाद फिर दूसरा एक्ट आता है, पहले रेगुलेशंस आए, फिर उसके बाद एक्ट आए। सब में थोड़े थोड़े यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हुए। फाइनली उन सारे इंप्रूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे संविधान में, जो कि फोर्स में आया कब? 26 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है क्या। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो दोस्तों ये पहला कदम था ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार का, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी नकेल, थोड़ी लगाम लगाई जा सके। ओके, उसके जो फंक्शंस थे उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, क्वीन एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी थी कि आप जाके वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको ट्रेडिंग की परमिशन मिली थी। बट चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपने आप को धीरे धीरे एज अ टेरिटोरियल पावर और पॉलिटिकल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टिंग्स के लिए भी दोस्तों अच्छी खासी बोलियां लगाई जाती थी इंग्लैंड में। ओके, तो सब लोग चाहते थे कि भाई उनके बच्चे, जो इंग्लैंड की वेल्दी फैमिली थी ना, उनके बच्चों को इंडिया में पोस्टिंग मिले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो इंडिया था एक बहुत प्राइज पोजीशन था, एक बहुत कीमती सी जगह थी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसलिए ये पहली कोशिश थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करे ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड सेकंड क्या है? पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एक शेप दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, इनको शेप कैसे दिया गया? तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को आप किस तरह समझ सकते हैं कि जो एक कलेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम यह है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको मैनेज करना है। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज की डेट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो पॉलिटिकल काम नहीं करते। पॉलिटिकल काम क्या होता है कि वहां पर होना क्या है इस चीज को डिसाइड करना। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट के लिए, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है जैसे कि लोकसभा होती है हमारी सेंटर के लिए, वो लोग का काम क्या होता है कि वो नियम बनाते हैं। और इन नियमों को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किनकी होती है? जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, जैसे कि कलेक्टर्स, और कलेक्टर्स के नीचे और जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन नियमों को, उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे। ओके, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दोनों कैपेसिटी में यहाँ पर काम कर रही थी। वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दोनों कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नियम भी बना रही थी और उन नियमों को इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि भैया आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो अलग है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो अलग है। मतलब जो आप नियम बना रहे थे और उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, दोनों पावर अलग अलग हैं। पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है, वो दोनों अलग हैं। ओके, तो ये पहली बात हो गई कि फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड क्या है? लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से कैसे होगा? तो देखो, पहले क्या था, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था वो अलग था, गवर्नर ऑफ मद्रास वो अलग था, बंगाल का जो गवर्नर था वो अलग था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा आदमी इंडिया भेजेंगे जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, और वही आदमी हमको रिपोर्ट करेगा।
तो कुछ इस तरीके का ये जो ब्रिटिशर्स थे ये दिमाग लगा रहे थे, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे। तो अब हम देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हुआ क्या। तो सबसे पहले तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ने गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पॉइंट बनते हैं। और क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर यहाँ पर थे। ओके, और इन 4 मेंबर्स का काम क्या था? तो देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ये बहुत बड़ी पोस्ट थी, ठीक है। अब वो एक अकेला आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो वो लोग कहाँ बैठेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये लोग होंगे 4, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर है? 4। यही लोग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसको असिस्ट करेंगे। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया गया? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी एक आदमी को आपको ताकत देनी पड़ेगी। तो वो ताकत किसे दी गई? वो ताकत दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको ताकत कैसे दी गई, इसको पावर कैसे दी गई? तो जो गवर्नर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का और जो गवर्नर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी का, तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। पहले की यदि हम बात करें तो तीनों प्रेसिडेंसी, चाहे वो बॉम्बे हो, मद्रास हो या बंगाल हो, तीनों इंडिपेंडेंट थी और तीनों काफी इंपॉर्टेंट थी। ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों के जो गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लिया करते थे। ओके, तो जो अब बॉम्बे का गवर्नर होगा और जो मद्रास का गवर्नर होगा वो अब गवर्नर जनरल बंगाल को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि ये जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे इनसे सारी पावर नहीं छीन ली गई थी, ठीक है, इनके पास भी कुछ पावर्स थी, बट वो इंफीरियर हो गए थे किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। ओके, क्योंकि इन दोनों को रिपोर्ट करनी किसको पड़ेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। लेकिन बाद में आप और देखेंगे कि जो और रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे उसके थ्रू जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है इनकी पावर्स और यहाँ पर छीनी जाएगी। ओके, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है इसमें और क्या बोला गया? यहाँ पर यह बोला गया कि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। और इसमें एक चीफ जज होगा और साथ में 3 एक्स्ट्रा यहाँ पर जजेस होंगे। तो आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए थे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। जिसको मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइए और जिसको नहीं मालूम तो वो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए या फिर लक्ष्मीकांत से देखकर आप बताइए कि कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब एक और यहाँ पर शर्त रखी गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना, इंडिया में जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसी भी तरीके की ब्राइब या किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। होता क्या था, देखिए, अब ये कंपनी के जो सर्वेंट्स थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां भी अपॉइंटेड थे, वहां के जो लोकल राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो राजा इनको अक्सर जो अलग अलग तरीके के शान शौकत यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, इनको पैसा दिया करते थे। तो इस तरीके की चीजें इन कंपनीज के जो सर्वेंट्स थे इनको दी जाती थी। और ये जो कंपनी के सर्वेंट्स थे इनकी जो लाइफ थी काफी ज्यादा लग्जरियस थी। तो जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठी थी उनको ये लगा कि भाई ये जो कंपनी के सर्वेंट्स को इतनी ज्यादा लग्जरी जो मिल रही है, इसके चक्कर में ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के हक में यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया कि भाई आप किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट यहाँ पर नहीं लेंगे, किसी भी तरीके की कोई रिश्वत नहीं लेंगे और प्राइवेट ट्रेड में भी इंगेज नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस वहां नहीं चला सकते क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नौकर हैं। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप खुद का कोई छोटा मोटा ट्रेड बिजनेस नहीं चला सकते। तो इन एक्टिविटीज को यहाँ पर रोक दिया गया। ओके, तो कंपनी सर्वेंट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड और टेकिंग ब्राइब्स। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फाइनली दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा गया कि आप रेवेन्यू मैटर्स में, सिविल मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में अपनी जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश हुकूमत के पास सबमिट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स।
ओके, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको समझना है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये क्या है। तो देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसी बॉडी थी जो कि आप कह सकते हैं कि गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लीडर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर्स हैं ये कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। ओके, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते कहाँ थे? ये बैठते थे लंदन में। ओके, ये इंडिया में नहीं रहते थे। तो ये लंदन में बैठकर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे वो ये लेते थे। ओके, और यही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये अलग अलग कंपनी के सर्वेंट्स की पोस्टिंग यहाँ पर किया करते थे इंडिया में। तो जो ब्रिटेन के रईस लोग थे तो उनको जब भी अपने बच्चों की यहाँ पर पोस्टिंग करानी होती थी तो वो सिफारिश लेके किसके पास जाते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कि भाई मेरे बच्चों को आप यहाँ पर पोस्टिंग दे दीजिए। क्योंकि इंडिया की पोस्टिंग काफी प्राइज पोजीशन थी, है ना, क्योंकि कोई भी जाता था तो वो वहां से काफी बड़ा पैसा कमा कर आता था। इसलिए जो रईस लोग थे वो कहाँ जाते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिफारिश लेकर कि भाई हमारे बच्चे को तुम इंडिया भेज दो, ठीक है, इंडिया में पोस्टिंग कर दो। तो स्टार्टिंग में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑटोनोमसली यहाँ पर फंक्शन करते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग आते थे सिफारिश लेकर, लेकिन सबकी सिफारिश यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, सबको पोस्टिंग नहीं मिल सकती। तो काफी लोग यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नाराज थे। तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लोग नाराज थे तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे यहाँ पर प्रेशर डाला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि भैया आप रिप्रेजेंटेटिव हो ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसलिए जो रेवेन्यू में आप काम कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट जमा करिए ब्रिटिश हुकूमत को। जो सिविल मैटर्स में आप काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट जमा करिए, और जो मिलिट्री मैटर्स में आप काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आप जमा करिए। तो इतने तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये कोशिश किसके थ्रू की? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था तो बोला गया कि भाई इसमें कुछ खामियां हैं। ठीक है, तो इन खामियों को पूरी करने के लिए क्या लेकर आए? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई? तो सबसे पहले तो इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे क्या क्या इफेक्ट डाला वो हम देखते हैं। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट, है ना। तो ये गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल है प्लस इसकी जो काउंसिल है ये लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर ये लोग कुछ काम कर रहे थे तो उस काम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ओके, तो यही यहाँ पर बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट उस काम से रिलेटेड कुछ भी गवर्नर जनरल से या उसकी काउंसिल से नहीं पूछ सकती। ऐसा ही आप अभी के केस में भी देख सकते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, उनके केस में यदि हम देखें, आपको पता है कि जो हमारी काउंसिल है वो हमारे जो देश के प्रेसिडेंट है ना, उनको कुछ एडवाइस देती है। और जो एडवाइस दी गई है उनके बेसिस पे राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेता है, साइन करता है। तो उस प्रेसिडेंट को उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने जो कुछ भी काम किया है, या फिर हम बात करें स्टेट के जो गवर्नर है ना, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कुछ भी उन्होंने ये काम किया है, कोई भी कोर्ट उससे सवाल नहीं पूछ सकती। ठीक है, तो कुछ कुछ आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट, इससे ये बोल दिया गया कि भैया गवर्नर जनरल कोई ऑफिशियल काम कर रहा है या उसकी काउंसिल कोई ऑफिशियल काम कर रही है, तो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो जो भी काम करेंगे आप उस पर कोई भी इंक्वायरी या केस नहीं चलाएंगे। तो ये तो बात हो गई गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की। अब देखो, कंपनी में सर्वेंट्स भी थे। तो जब सर्वेंट्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करने के लिए इनको इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉस हैं, है ना, वही बोलेंगे। तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कंपनी के सर्वेंट्स कोई काम कर रहे हैं उसके रिलेशन में भी सुप्रीम कोर्ट इन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सर्वेंट्स हैं यदि अपने प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं, है ना, अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दखल अंदाज कर सकता है। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? रेवेन्यू मैटर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो जो रेवेन्यू मैटर्स है, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू मैटर समझ लीजिए, मतलब टैक्स को लगाने की ताकत। जब भी रेवेन्यू मैटर से कोई बात आएगी या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कैसे करना है, कितना हुआ, इन सब चीजों को जब देखने की बात आई तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन छीन लिया गया। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर जनरल को क्वेश्चन करने की ताकत, काउंसिल को क्वेश्चन करने की ताकत, सर्वेंट को क्वेश्चन करने की ताकत और रेवेन्यू मैटर्स पे क्वेश्चन करने की ताकत सब छीन ली गई। ठीक है, क्योंकि अगर इन पर क्वेश्चन करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, फिर तो वो किसी की सुनने नहीं वाला। ओके,
तो भाई रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड किसी भी मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जोर नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर एक चीज और है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोलकाता के रेजिडेंट्स के ऊपर पूरा जोर था। यानी कि यह कहा गया कि भैया कोलकाता में अगर उसके पास कोई केस आता है इस चीज से रिलेटेड, मतलब नॉर्मल लोग से रिलेटेड कोई केस आता है, जैसे मान लीजिए हिंदू से रिलेटेड कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको हिंदू लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। वहीं हम देखें मुस्लिम से रिलेटेड अगर कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से यहाँ पर, मोमडन लॉ के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, या फिर कह लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, इट वॉज एप्लीकेबल ओवरऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पर जो लिखा है पर्सनल लॉ टू बी फॉलोड, हिंदू बाय हिंदू लॉ, मुस्लिम बाय मोमडन लॉ, तो ये यहीं पर आया, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद अब देखिए, ये तो बात रही आपकी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पर काम कर रही थी। पर एक चीज आप मुझे बताओ, क्या इससे पहले कोर्ट नहीं थी? थी ना, जिसे हम बोलते थे प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करती थी, अलग अलग प्रोविंसेस में अपनी अपनी कोर्ट्स थी। तो अगर मान लीजिए प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील है, अभी आज की डेट में यदि हम देखें, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में, है ना। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। सिंपल है। उसी तरीके से उस समय जब प्रोविंशियल कोर्ट अपना कोई डिसीजन दिया, तो शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो अपील कहां पर जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, तो इसको बदल दिया गया और बोला कि प्रोविंशियल कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है और उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइनल होती है, तो वो जाएगी सीधे कहां पर? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है, अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट कहां जाएगी? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो था वो चला गया किसके पास? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेशन बनाना है, अगर कोई लॉ बनाना है, तो वह बनाने की ताकत भी अब किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। यानी गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो 4 मेंबर की काउंसिल है, उसके पास ये ताकत है कि प्रोविंशियल कोर्ट्स या काउंसिल से रिलेटेड कोई भी लॉ या रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन। तो आपका ये भी हो गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। अब इसके बाद आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इससे हुआ क्या, है ना। इससे क्या हुआ? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, है ना, इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ी देर से। सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि भैया द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। इनको यहां पर सेपरेट किया गया, इनको अलग किया गया। यानी कि कंपनी कमर्शियल बेसिस पे भी काम कर रही है, यानी जो ट्रेड हो रहा है आपका ब्रिटेन के बीच में और इंडिया के बीच में, तो वो हो गया इसका कमर्शियल टर्म्स। दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल फंक्शन, कि भैया अब तो आप एक टेरिटोरियल पावर की तरह आगे बढ़कर आ रहे हैं, आपको बहुत जगहों पर यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन के राइट आ गए, तो आप पॉलिटिकली भी फंक्शन कर रहे हो। तो लेकिन ये दोनों फंक्शन यहाँ पर अलग हैं। आप एक व्यापारी का फंक्शन होना और एक गवर्नमेंट का फंक्शन होना। जब आप पॉलिटिकल फंक्शन करते हो मतलब आप सरकार हो, और जब आप कमर्शियल फंक्शन करते हो तो आप व्यापारी हो। तो एज अ व्यापारी और एज अ सरकार आपके आपके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है। फिर जब ये बात की गई कि कमर्शियल फंक्शन अलग है, पॉलिटिकल फंक्शन अलग है, तो अब इन कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो किसके पास गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जो कि मैंने आपको बताया ये कहां बैठते थे? लंदन में बैठते थे, ओके। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, वो किसके पास चले गए? वो एक नई बॉडी के पास गए जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका कहां बैठता था? लंदन में बैठता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आपका लंदन में बैठा हुआ था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका कहां बैठा था? लंदन में बैठा था। तो ये अलग कैसे थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और या हम बोल सकते हैं उसको ब्रिटिश क्राउन को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर रिपोर्ट करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए सारे पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि सरकार चलाने की जब बात आएगी तो वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, तो वो कौन चलाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलाएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में है? ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ? डुअल गवर्नमेंट, स्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल, ठीक है। कंपनी जो थी ये कमर्शियल अफेयर और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये पॉलिटिकल अफेयर यहाँ पर संभालेगी।
फिर से मैं आपको बता दूं, जो सिविल गवर्नमेंट थी, जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, है ना, जो आर्म फोर्सेस थी ब्रिटिशर्स की जो तैनात थी वहां पर, है ना, उसके ऊपर, और सिविल फोर्सेस जो पुलिस में जो रिक्रूटमेंट होता था उसके ऊपर कंट्रोल, और रेवेन्यू का कंट्रोल, यानी अलग अलग जगहों से जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में फार्मर हुआ करते थे ना, उनसे जो टैक्स लिया करता था उनके प्रोड्यूसर्स पे, तो वो सब चीजों को डिसाइड करने की ताकत आ गई किसके पास? सब चीजों को डिसाइड करने की ताकत आ गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो सिविल गवर्नमेंट को चलाने की ताकत, मिलिट्री गवर्नमेंट को चलाने की ताकत, रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड ताकत चली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची, केवल ट्रेड की पावर यहां पर बची हुई थी। तो इस एक्ट से हुआ क्या? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको बोला गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस बोले जा रहे थे, बट अब उन्हें बोला गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ओके, तो देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया ये आपका पॉइंट हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड मैनेज पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है, कंपनी डायरेक्ट हैंडल कॉमर्स, ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुप्रीम कोर्ट ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और ये कंट्रोल किसके थ्रू मिला? ये कंट्रोल मिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के जो सिकंजा था, जो अपना कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो कस लिया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी ताकत बहुत सारी ताकत उससे छीन ली, और जो थोड़ी बहुत भी ताकत थी उसके पास, है ना, उसमें वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि इतना कुछ ये लोग क्यों कर रहे थे? ओके, तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इतना कंट्रोल क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप देखिए दोस्तों, ये जो समय है ना, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का समय है। और इस समय पे यूएस में जो आज का प्रेजेंट डे का नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस है ना, तो देखो यूएस में भी ब्रिटिशर्स ही गए थे और वहां पे रूल कर रहे थे। लेकिन बाद में उन ब्रिटिशर्स ने अपने आप को अमेरिका बोल दिया और ब्रिटिश सरकार को गुड बाय कर दिया। तो जो अमेरिका में लोग थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बोला कि भैया हम अलग कंट्री हैं, आपसे हमारा कोई यहाँ पर वास्ता नहीं है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन उस समय पे जोर पकड़ रहा था। तो उस चक्कर में इंडिया में इतने ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल किए जा रहे थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू, इससे पहले का जो एक्ट है ना 1784 का, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बदला गया। क्या बदला गया? तो देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर गवर्नर जनरल यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में इंडिया आए और वो गवर्नर जनरल बन गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इस पोस्ट को सिर्फ 2 शर्तों पर लूंगा, अगर आप मेरी ये 2 शर्त मान लेंगे तो मैं इस पोस्ट को ले लूंगा, है ना। पहली शर्त क्या थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की? कि कुछ केसेस में ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जिसमें ये 4 मेंबर्स हैं, है ना, अगर इनकी परमिशंस ना भी हो तब भी मैं इस काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करके कुछ सर्टेन डिसीजंस लेना चाहूंगा, ठीक है। पहली शर्त तो ये थी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर वीटो पावर ले ली। दूसरी शर्त क्या थी? कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसको कमांडर इन चीफ यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए। तो जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस हैं और जो ब्रिटिश की फोर्स में इंडियन लोग भी काम कर रहे हैं, तो जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस हैं इंडिया में, इनका कमांडर इन चीफ कौन होगा? यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ओके, तो 1786 का जो एक्ट था इसने 2 चीजों को चेंज किया। पहला क्या था? कि जो कॉर्नवालिस है ना, इसको एक वीटो पावर दी गई कि जो डिसीजंस ऑफ द काउंसिल है ना, उसको ओवरराइड कर सके, मतलब वीटो पावर दी गई। और प्लस इसको एक कमांडर इन चीफ कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, गवर्नर जनरल एम्पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड गवर्नर जनरल टू ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसका पहला प्रोविजन क्या था? कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी, है ना, कि भाई अपने जो काउंसिल की जो एडवाइसेस हैं, है ना, उसको ओवरराइड करने की जो पावर दी गई थी, ठीक है, जो वीटो पावर दी गई थी, तो ये पावर सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को यहाँ पर दे दी गई, ठीक है। तो एक्सटेंडेड गवर्नर जनरल्स ओवरराइडिंग पावर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो वीटो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो और भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी सेम पावर दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया। और उसी तरीके से जो प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर हुआ करते थे ना, उनको भी सेम पावर दे दी गई, ठीक है। मतलब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां पर जो गवर्नर थे उनकी भी तो काउंसिल थी, तो उस काउंसिल को भी ओवरराइड करने की ताकत वहां के जो गवर्नर थे उनको दे दी गई। तो अब ये जो कॉर्नवालिस के लिए जो एक्सेप्शन किया गया था, है ना, कि भैया आप इन काउंसिल ऑफ मेंबर्स के रिकमेंडेशंस को दरकिनार कर सकते हैं, तो ये पावर आगे के सारे फ्यूचर्स गवर्नर जनरल्स को यहाँ पर दे दी गई, है ना। तो एक तो ये चीज दी गई।
सेकंड, मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर जो शिकंजा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसको और कस दिया गया, है ना। तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो 1773 का जो एक्ट था उसमें भी तो सबऑर्डिनेट किया गया था, लेकिन यहां पर आप देखिए जो 1793 से पहले ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी थे और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, ये रिपोर्ट तो करते थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। बट फिर भी कुछ मैटर्स में वो अपने डिसीजंस यहाँ पर खुद लिया करते थे, ओके। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो शिकंजा था वो और कसा इन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट, तो थोड़ा सा यहाँ पर और शिकंजा यहाँ पर कस दिया गया, ओके। और इन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की जो बहुत सी ताकतें थी, जो पावर्स थी, है ना, जो वहां के गवर्नर्स के पास थी, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गई, ओके। फिर ये कहा गया कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भैया पॉलिटिकल फंक्शंस और आपके कमर्शियल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग किए गए थे, है ना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो ट्रेड करने की परमिशन थी, जो इंडिया के अंदर ट्रेड करने की बादशाहत थी, मोनोपोली थी, वो दोस्तों केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और किसी के पास नहीं थी, है ना। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे इस बात पे बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि भैया अब इस ट्रेड मोनोपोली को हटाइए, कंपनी को आपने ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर क्यों दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पार्लियामेंट में उठाए जा रहे थे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी भी कम ताकतवर नहीं थी, है ना। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये काफी ताकतवर थे, वो भी पैसा भेज रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो उस चलते ये कहा गया कि भैया आपने पॉलिटिकल पावर तो यहाँ पर छीन लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है, जो कमर्शियल मोनोपोली आपने कंपनी को दे रखी है, वो 20 साल और बढ़ाई जाए। यानी कि 1793 से 20 साल और बढ़ा दिए गए, मतलब 1813 तक अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड करने की यहाँ पर मोनोपोली है, ओके। तो ये एक चीज करी गई, है ना, कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड 20 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कमांडर इन चीफ नॉट टू बी काउंसिल मेंबर अनलेस अपॉइंटेड। तो जो कमांडर इन चीफ होगा, ओके, वो नॉर्मली गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में नहीं होगा अनटिल अनलेस उसको गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में अपॉइंट किया जाए, है ना। देखिए गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में थे 4 लोग, अब वो 4 थे, तो अब ये कहा गया कि भैया जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनका जो कमांडर चीफ है वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के जो 4 मेंबर्स हैं उनको बिलोंग नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर आया हो कि भाई ये जो कमांडर इन चीफ है इन 4 लोगों में से एक होगा। जब तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है तब तक कमांडर इन चीफ एक अलग पोस्ट होगी, ओके। गवर्नर जनरल तो अलग है ही, है ना, और साथ साथ जो 4 काउंसिल मेंबर्स हैं वो अलग हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉर्नवालिस ने जो शर्त रखी थी कि भाई मैं ही कमांडर चीफ रहूंगा, है ना, लेकिन कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल आए वो सारे कमांडर इन चीफ नहीं रहे। तो यहाँ पर यही चीज बोली है, कमांडर इन चीफ नॉट टू बी काउंसिल मेंबर अनलेस अपॉइंटेड। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पर एक काफी मेजर डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका ब्रिटेन में ही बैठता था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बैठता ही था ब्रिटेन में, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका ब्रिटेन में ही बैठता था, ओके। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और प्लस ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, इनके काम करने का खर्चा, इनकी सैलरी, है ना, उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे आपके भारतीय रेवेन्यू से। यानी भारत में जो पैसा आ रहा है ना, उस पैसे के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की फीस, उनके स्टाफ की फीस, उनका सारा खर्चा, वो सब कुछ बियर किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से, है ना। अब आपको पता ही है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे, है ना, ये एक लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो ये खर्चा अच्छा खासा था, है ना, कम नहीं था। आगे हम बात करते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ठीक है। तो देखो 1793 में जो 20 साल के लिए मोनोपोली दी गई थी, है ना, ट्रेड मोनोपोली किसको दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर एबोलिश कर दी गई, ओके। और यहाँ पर बोला गया कंपनी को कि भैया अब आपके पास ट्रेड मोनोपोली नहीं है, बाकी लोग भी अब इंडिया आकर यदि धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ओके। तो जितने भी अब ब्रिटिश मर्चेंट थे वो सब अब इंडिया आके अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, ऐसा बोला किसने, ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन 2 जगह पर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई। तो वो 2 जगह कौन कौन सी है, पहली तो चाय से रिलेटेड जो भी ट्रेड है ना, उसके ऊपर किसकी मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरा, चाइना से जो भी ट्रेड होगा, है ना, उसके ऊपर किसकी मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है, एबोलिश्ड कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, ओके। तो इन सबके अलावा हर चीज में ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
फिर अगली चीज क्या हुई, ये बोला गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना, वही सॉवरेन है और ब्रिटिश क्राउन ही मालिक है कंपनी की सारी टेरिटरीज का। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि एक बार इस चीज को और सेट किया गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोग करते हैं, है ना, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब मालिक नहीं है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की भी मालिक कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ये जो ब्रिटिश क्राउन है ना, जो ब्रिटेन का राजा है, ईरानी है, यही मालिक है हर चीज का। ओके, तो यहां पर ये लिखा है असर्टेड ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी। ठीक है। थर्ड क्या आपका, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो यहां पर क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको ये बोला गया कि आप इंडिया में आके अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंडिया आइए, अपनी चीजों को इंडिया के लोगों को सिखाइए और लोगों को एनलाइट करके आप अपने धर्म का प्रचार आके इंडिया में करिए, है ना, ये कोशिश की गई। तो दोस्तों ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए और उन्होंने बहुत हद तक क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने की कोशिश की। और उस चक्कर में एक ये भी रीजन बना कि 1857 का यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। लोगों को ये लगा कि जबरदस्ती दूसरी थॉट्स, है ना, दूसरी थिंग्स, दूसरी पढ़ाइयां हमारे ऊपर यहाँ पर थोपी जा रही हैं। इस चक्कर में ये एक रीजन बना और 1857 का यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। ओके, तो आपका यहाँ पर ये भी हो गया, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, फिर ये बात की गई कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज है ना, जो जगह मतलब इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर्स का जो राज है ना, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाइए। यानी जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने के लिए बोला जाए, है ना, और ये सहूलियत दी जाए कि वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ सकें। ओके, तो आपको यहाँ पर एक चीज फोकस करना पड़ेगा कि इन लोगों ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि आप वर्नाकुलर टीचिंग्स को पढ़ाइए, है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है ना, जो इंडिया की जो पढ़ाई है ना, उसको यहाँ पर प्रमोट नहीं किया, उस पर जोर नहीं दिया, है ना। जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको पढ़ाने पर यहाँ पर बात नहीं की गई, जो कि इंडिया का खुद का कल्चर था, जो सदियों से वो पढ़ते आ रहे थे, उस पर यहाँ पर जोर नहीं दिया गया। तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने पर ज्यादा फोकस किया। ओके, और ये फोकस क्यों किया कि जब आप वेस्टर्न एजुकेशन आप पढ़ेंगे तो आप वेस्टर्न कल्चर पढ़ोगे, है ना, ये चीज बोली गई। ओके, तो यहां पर यही लिखा है, प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टू इंपोज टैक्सेस। ओके, तो यहां पर एक चीज और हुई कि लोकल गवर्नमेंट्स को ये बोला गया कि आप लोगों पर टैक्स लगा सकते हो। इस टैक्स को कलेक्ट करके आप ऑब्वियसली अपने जो लोकल लेवल पे जो थोड़े बहुत काम होते हैं, है ना, जैसे कि इरिगेशन का काम हो गया और जो छोटी मोटी चीजें बनानी हो, है ना, तो उनके लिए। तो देखिए क्या होता था, जो उस समय के किसान थे वो ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स के टैक्स थे, है ना, उनके नीचे बुरी तरह से यहाँ पर फंसे हुए थे, तो उनके ऊपर गुंजाइश नहीं थी कुछ करने की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर पड़ा कि भैया हम लोग वेलफेयर में तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, बस अपने काम के लिए यहाँ पर पैसा खींचे जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक मास्टर गेम खेलते हैं। ये गेम क्या था, ये जो लोकल गवर्नमेंट हमने बना रखी है ना, तो इन लोकल गवर्नमेंट के पास बाय द वे कोई ताकत वाकत नहीं थी, बस इनके पास इतना ही था कि अपने लिए छोटे मोटे टैंक बना लिए, इरिगेशन के लिए चीज बना ली, है ना। रियल में इनके पास, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई ताकत नहीं थी। बट इनसे बोला गया कि आप अपने एरियाज में टैक्स को यहाँ पर इंपोज कर सकते हैं। लेकिन अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या ही टैक्स इंपोज कर लेगी, जब ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार ने इतना टैक्स लगा रखा है। और ब्रिटिश सरकार ने इन लोकल गवर्नमेंट से कहा कि आप टैक्स इंपोज करिए और उस टैक्स से जो आए उसको आप अपने एजुकेशन में, आप अपने एग्रीकल्चर में या फिर कोई टैंक वगैरह में किसी में भी आप यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर जो लोग हैं जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं और अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो आप उनको दंडित भी यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मरे जिए उससे ब्रिटिश सरकार को तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। और इसका एक रीजन ये भी था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स में जिन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो पहले से ही परेशान थे, है ना। उन लोगों का ये मानना था कि लोकली कुछ करने को यहाँ पर हमको मिलता ही नहीं है, ना हमारे पास कोई पैसा होता है, क्योंकि सारा पैसा तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ही ले आते हैं, है ना। तो उस चक्कर में उनको खुश करने के लिए आप कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को ये ऑथराइज किया गया कि आप टैक्स को इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करें तो उसकी मेन चीज क्या हुई कि इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास सारी सिविल पावर थी, ठीक है, सारी मिलिट्री पावर्स थी। ठीक है, तो जो टोटल टेरिटोरियल इंडिया था, है ना, ब्रिटिशर्स का, उसके पूरे के ऊपर इनके पास अथॉरिटी थी, सारी सिविल पावर, सारी मिलिट्री पावर्स। ओके, इनके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी और साथ में जो कंप्लीट एरिया है उसके ऊपर भी यहां पर कंप्लीट अथॉरिटी थी, किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो जब ये अथॉरिटी दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, तो भाई जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी
और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो थोड़ी बहुत कुछ लेजिस्लेटिव पावर बची हुई थी वो भी उनसे छीन ली गई, है ना। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टेकन अवे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे ये स्टोरी चल रही है ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, है ना, धीरे धीरे क्या यहाँ पर हो रहा है। और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आने वाले पार्ट में भी मुझको यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियो बनाने का, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें। ओके, तो अब अगर बॉम्बे या मद्रास में कोई लेजिस्लेशन करना है ना, कोई नियम बनाना है, तो वो ताकत अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी, है ना। इनके पास अब कोई पावर नहीं बची, यानी कि सारी लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना, बनाने से रिलेटेड जितनी भी ताकत है वो किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अब जो नियम और रेगुलेशंस बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर बनाया करते थे वो अब नहीं बनाएंगे। जो रेगुलेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल में बैठकर बना देगा वही रेगुलेशंस बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी पर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है। और इस एक्ट से पहले, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इससे पहले जितने भी नियम बनाए गए थे, है ना, उन सारे नियम्स को हम बोलेंगे रेगुलेशंस। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि अब जो भी नियम आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या थी, तो ये कमर्शियल कंपनी थी। लेकिन इस कमर्शियल कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए, है ना, 1813 में ये बोला गया कि भाई आप अब सिर्फ चाय और चाइना तक अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया कि जो आपकी मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी चाय और चाइना की, वो भी अब यहां पर हटा दी जाती है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले तो पॉलिटिकल पावर तो छीन ली गई थी, है ना, उसके पास नियम बनाने की कोई पावर तो थी नहीं। बाद में उससे कमर्शियल ताकत भी, जो कमर्शियल पावर थी वो भी उससे छीन ली गई, है ना। कब छीनी, 1833 के चार्टर एक्ट में। तो अब एज अ कमर्शियल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब वजूद क्या रह गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। नियम बनेंगे ब्रिटेन से, ठीक है, वो कौन बनाएगा, ब्रिटेन के बिहाफ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। ओके, उन नियमों को इंप्लीमेंट करने में, है ना, उनको लागू करने में किसका रोल रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना ही कमर्शियल कंपनी रही, ना ही पॉलिटिकल कंपनी रही। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में यहाँ पर एक और प्रावधान लाने की कोशिश की गई, है ना, एक और फीचर ऐड करने की कोशिश की गई। हालांकि इसको ला नहीं सके। ये बोला गया कि भाई एक ओपन कंपटीशन किया जाएगा, है ना, एक ओपन कंपटीशन किया जाएगा। इस ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को चुना जाएगा। और ये जो ओपन कंपटीशन होगा, इसमें यह भी कहा गया कि जो इंडियंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियंस भी किसी भी पोस्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट या ऑफिस को होल्ड करने से नहीं रोके जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर बात की गई। अभी रिजेक्ट क्यों हुआ, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले दो तरीके की यहाँ पर सर्विसेज होती थी। एक होती थी कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज, एक होती थी नॉन कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज। तो जो कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज होती थी इसमें आला दर्जे के अफसर होते थे, है ना। और जो नॉन कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज थी उसमें क्लर्क हो गए, टाइपिस्ट हो गए, है ना, आलतू फालतू काम करने वाले जो लोग होते थे, है ना, उस टाइप के। तो वो नॉन कोवेनेटेड सर्विस में काम करते थे, है ना, जो कि इंडियंस होते थे। बट जो कोवेनेटेड सर्विस होती थी, है ना, तो उसके लिए सीधे ब्रिटेन से आते थे लोग। और यही सबसे बड़ी चीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी जान पहचान के लोगों को यहाँ भेज देते थे, क्योंकि अच्छी पोस्टिंग थी, कमाई अच्छी होती थी, है ना। तो इसमें कहा गया कि जो कोवेनेटेड सर्विसेज हैं, है ना, तो उसमें इंडियंस को भी अपेयर होने की यहाँ पर सहूलियत दी जाए। लेकिन इस प्रोविजन के खिलाफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि भाई हम ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी एक्टिव था, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। भले ही उसकी जो पावर थी एज ए कमर्शियल बॉडी आपने ले ली, बट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में काफी हद तक यही लोग कर रहे थे, है ना, इन्वॉल्व थे। तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कब हुई, 1858 में। बट तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, और जो ये डेटर्स, है ना, इन्होंने ये बोला कि भाई ये तो हम नहीं होने देंगे, है ना, ओपन कंपटीशन के थ्रू ये सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में लेटर। उसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, है ना। ये 20 साल के वक्त का डिफरेंस चल रहा है, आप देखिए। 1813 आया, उसके 20 साल बाद 1833, और उसके बाद 20 साल बाद आया आपका 1853। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ना, ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि आप देख सकते हैं बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इनकी जो पावर्स थी, है ना, वो लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया। तो ये सेंट्रलाइज यहाँ पे किया गया। ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब देखो,
तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें तो ये चार्टर एक्ट के जो सीक्वेंस थे है ना, उसमें ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ओके, अब इसके फीचर्स यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या बोला है, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इसके जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, है ना, इनको अलग किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग सिर्फ लेजिस्लेचर का काम देखेंगे और कुछ लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लेजिस्लेचर होता है ना, तो उसका काम क्या होता है, नियम बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम क्या होता है, नियमों का इंप्लीमेंटेशन करना। तो नियम बनाने के लिए 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, कहां पर, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो ये जो 6 नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में, है ना, इनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनका स्पेशल काम क्या था, तो इनका स्पेशल काम था भैया कि जो गवर्नर जनरल है ना, उसकी मदद करना लेजिस्लेशन को बनाने में। इसलिए एक सेपरेट यहाँ पर गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसको बोला गया इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर थोड़ा फोकस करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, है ना, इसको 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो इसका जो पहला फंक्शन था आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन था वो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसका मतलब क्या था, यहाँ पर नियम बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, है ना, जिसका काम क्या था, उसको इंप्लीमेंट करना। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए यहाँ पर 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और उनको मिला के बनाया गया क्या, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में काम कर रही थी, है ना, तो कुछ उसी तरीके से ये चीज यहाँ पर काम करेगी इंडिया में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो जो चीज पहले करने की कोशिश की गई थी, एक ओपन कंपटीशन कराने की, जैसे यहाँ पर हमने देखा था इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, वही चीज यहाँ पर की गई, क्योंकि पहले ये रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट क्यों हुआ था वो मैंने आपको बताया था। तो फिर यहाँ पर इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर यह बोला गया कि भैया अब ये जो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है, वो ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियंस के लिए भी खुली हुई है ना। अब इंडियंस ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर वो एग्जाम में सेलेक्ट हुए तो उनको एक हायर दर्जे की पोस्ट में भी बिठाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर बोली गई, और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था मेकाले कमेटी। ठीक है, 1854। तो ये चीज आपको याद रखना है, मेकाले कमेटी, है ना, क्यों बनाई गई थी, यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, एक्सटेंडेड कंपनीज रूल बट अलाउ टर्मिनेशन एनी टाइम बाय पार्लियामेंट। तो देखिए, कंपनी का रूल, है ना, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपनी का रूल मतलब कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कंपनी यहाँ पर एडमिनिस्टर कर रही थी चीजों को। ओके, कंपनी के पास जो कमर्शियल पावर थी, जो मोनोपोली थी, वो उससे छीन ली गई। कंपनी से उसके पॉलिटिकल फंक्शंस थे, वो छीन लिए गए। तो काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कंट्रोल कर रहा था, कहां पर बैठकर, यूके में बैठकर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके पास ज्यादा पावर नहीं थी। तो ये जो कंपनी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रही थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको इंडिया में आगे रहने की परमिशन दी गई। बट दिस परमिशन वाज विदाउट अ टाइमलाइन, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हो रही थी बहुत सारी क्लेशेस। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी का हेड था, वो ये बोल रहा था कि भैया हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, है ना, हमें और ताकत चाहिए। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव था, वो कह रहा था उल्टा कि नहीं भैया अब ये कंपनी को हटाओ। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर प्रेशर डल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, है ना, ब्रिटिश क्राउन से, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के ऊपर जो इंग्लैंड की सोसाइटी के बाकी इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे, वो प्रेशर डाल रहे थे कि भैया कंपनी को अभी तक सहूलियत क्यों दी जा रही है ना, इसको हटाओ। ओके, तो उस चक्कर में कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन किसी टाइमलाइन के बिना एक्सटेंड किया गया। यानी अब जब भी ब्रिटिश क्राउन चाहेगा, उस समय पे ब्रिटिश क्राउन पूरी तरीके से कंट्रोल ले सकता है इंडिया की टेरिटरीज का। ओके, और कंपनी को एक झटके में वो हटा सकता है। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि 1813 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 1833 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, लेकिन 1853 में इसको एक्सटेंड ही नहीं किया गया। ओके, तो एक्सटेंड किया गया बट कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि इतने साल के लिए, बस एवं ही कर दिया गया एक्सटेंड, है ना, जब मन करेगा इनको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे और इस कंपनी के रूल को हम हटा के फेंक देंगे। तो कंपनी को हटाना मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटाना, है ना। आप कुल मिला के ये समझ लीजिए, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था काम करने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे थे। ठीक है, तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की झड़प किससे हो रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हो रही थी। तो ये जो बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स चल रही थी दोस्तों, ये इंग्लैंड में चल रही थी, और किन दो एंटिटीज के बीच में चल रही थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर में था, उनका यह बोलना था कि भैया कंपनी को हटाओ और अब हम राज करेंगे।
और जब 1857 में रिवोल्ट हुआ है ना, तो उसके बाद 1858 में कंपनी को हटा दिया गया। जब 1858 का एक्ट हम पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे, है ना। फिलहाल में अभी हम 1853 का जो एक्ट था, है ना, इसमें क्या बोला गया, इसमें जो कंपनी का रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए ये नहीं बताया गया। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों। पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें थोड़ी बहुत लोकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। थोड़ी बहुत लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तो देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। तो अब ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें जो लोग आएंगे वो आएंगे कहां से, लंदन से आएंगे। तो ये बोला गया कि लंदन से आप इनको बुला रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ के लोगों को भी बुलाओ। तो जो 6 मेंबर्स आप इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करेंगे, उनमें से 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर्स आप यहीं से अपॉइंट करो। तो ये 4 मेंबर्स आप कहां से अपॉइंट करेंगे, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो मद्रास की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, बॉम्बे की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बंगाल की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और आगरा की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से एक एक मेंबर आप उठा लो और इन 6 लोगों में अपॉइंट कर दो। और 2 मेंबर जो आप बाहर से ला रहे हो, है ना, उसको आप अपॉइंट करो अपने हिसाब से, लेकिन जो 4 मेंबर्स हैं ये इन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है ना, वहां से होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, ये पहले से ही एग्जिस्टेंट थी, कई सालों से एग्जिस्टेंट थी। तो इस काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। और इस लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए यह बोला गया कि भैया 6 नए मेंबर्स आप अपॉइंट करो। और ये जो 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए बोला गया, ये कहा गया कि इन 6 में से 4 आप लोकली उठाओ। तो एक उठा लो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास से, एक उठा लो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे से, और एक उठा लो बंगाल से, और एक उठा लो आगरा से। ये चीज बोली गई। तो यहाँ पर ये खत्म होता है आपका कंपनी रूल, ठीक है, कंपनी रूल हमने देख लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो क्राउन रूल था, है ना, ये देखेंगे। क्राउन रूल में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फिर हम आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम बोलते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म। फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एंड उसके बाद आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड लास्ट है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस तरीके से आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, है ना। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने का। और यदि आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आपको पॉलिटी को समझना है अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पॉलिटी की, है ना, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये पीडीएफ अभी नहीं डलेगी, जब आपका सेकंड लेक्चर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको क्राउन रूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।